नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, निकाय चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुना दिया है और कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो जाए तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं हो सकता है। सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को 70 पेजेस का फैसला सुनाया है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद सियासत हाई है। लगातार पक्ष और विपक्ष के नेता बयान कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ों को आरक्षण न देने की मंशा स्पष्ट हो गई। जिस तरह से मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट का फैसला आया था, हमारे संविधान के जो संशोधन हुए हैं उनमें स्पष्ट है, बिना आयोग बनाए बैकवर्डों को आरक्षण नहीं दे सकता। तो सरकार आयोग न बनाकर, सरकार निकाय चुनाव की तैयारी न करके उसकी मंशा पिछड़ों के आरक्षण को काटने की थी, जिसमें स्पष्ट हो गया अब निकाय चुनाव में पिछड़ों के लिए सीटें रिजर्व नहीं होंगी। तो मुझे लगता है सरकार पे जो आरोप लगते थे, सरकार पिछड़ों की विरोधी है, सरकार दलितों की विरोधी है, उनमें से एक चीज तो स्पष्ट तौर पर तय हो गया और दलितों की विरोधी है, यह भी स्पष्ट तौर पर आगे चल के तय हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो शिक्षक भर्ती में ओबीसी को आरक्षण नहीं देती, वो जाति जनगणना का विरोध करती। आज भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराना चाहती। इसलिए जानबूझ के एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जानते हुए भी आरक्षण की व्यवस्था में पेज को ढीला छोड़ दिया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने आज पेज को टाइट करके बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला किया। लेकिन समाजवादी पार्टी बिना आरक्षण के चुनाव कराए जाने का विरोध करती है। ओबीसी के हक के लिए समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता से, अपनी विचारधारा से, अपने कर्मों से पिछड़ों, दलितों और शोषितों की विरोधी है। और आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों को उनका हक देने के खिलाफ है। अब इस नगर निकाय के चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके, आयोग बनाकर, सर्वे कराकर आरक्षण लागू करना था। लेकिन जानबूझकर आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा गड़बड़ आरक्षण किया कि हाई कोर्ट ने इनके नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने इनके आरक्षण को रद्द कर दिया और यह कह दिया कि आप अगर प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आरक्षण में ओबीसी को उनका हक मिलेगा, अगर आपने बगैर प्रक्रिया का पालन किए आरक्षण की व्यवस्था लागू की। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने नगर निकाय पर आए हाईकोर्ट के फैसले पर बयान देते हुए कहा कि सरकार चुनाव के लिए पहले से ज्यादा तैयार थी। सारी तैयारियों में चुनाव के लिए तैयारी थी और सभी को लड़ने का अधिकार भी है। सामान्य सीट तो एक ऐसी सीट है जिसमें सारे समाज के लोग लड़ते हैं। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सरकार देखो पहले से तैयार थी, सरकार चुनाव के लिए तैयार थी। जिस भी परिस्थिति में है सरकार तैयार है, सबको लड़ने का अधिकार है। और सामान्य सीट तो एक ऐसी सीट होती है सारे समाज के लोग लड़ते हैं। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और सरकार संगठन हमारे दोनों चुनाव के लिए तैयार है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 2022 के निकाय चुनावों को लेकर के ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट से आए फैसले पर नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में ओबीसी आरक्षण के संबंध में ट्रिपल टेस्ट कंडीशन की प्रक्रिया को पूरा करने और इस पर आयोग गठित करने के बाद ही चुनाव प्रक्रिया शुरू कराएगी। साथ ही कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे उसमें कुछ याचिकाएं
माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सोचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मंगलवार को बलरामपुर हॉस्पिटल में कोविड मॉक ड्रिल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ठंड से कांपते मरीजों को देखकर दरियादिली दिखाई। ब्रजेश पाठक ने अपनी जैकेट उतारकर मरीज को पहना दी। मौके पर मौजूद दर्जनों कैमरा पर्सन्स ने इस दरियादिली को अपने कैमरे में कैद किया है। आज पूरे प्रदेश में कोविड के प्रबंधन को जांचने पर रखने के लिए हम लोगों ने एक साथ मॉक ड्रिल किया है। सुबह 10 बजे से सभी अस्पतालों में हमारे जो कोविड प्रबंधन के उपकरण हैं, जैसे वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, हमारे चिकित्सक हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के भाई हैं, नर्सेज स्टाफ, सभी लोग उपस्थित रहेंगे और सभी लोग इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे यदि कोविड आता है तो इस प्रकार किस ढंग से हम मरीज का इलाज करेंगे और अपने प्लांट्स को, मशीनरी को चुस्त दुरुस्त रखेंगे। बढ़ते कोरोना को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में अलर्ट बोला गया है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार अस्पतालों में मॉक ड्रिल चलाने के लिए आदेश दिए हैं। हम इस वक्त लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हैं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे कि ये पहला यहाँ पर एग्जिट होगा। यहाँ पर इनसे भी पूछेंगे क्या यहाँ पर आने वाले लोगों किस तरीके से आप पूछती हैं, क्या जांच करती हैं? जो भी एंटर होता है यहाँ पे उनका पहले सैनिटाइज किया जाता है, जो है हैंड सैनिटाइजेशन, और उसके बाद उनका टेम्परेचर और पल्स, उनका जो है ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद जो पेशेंट जिसको जहाँ जैसे नीचे कार्डियक ओपीडी है या ऊपर वार्ड के पेशेंट है वो चले जाते हैं अपनी जगह पे। तो इसके बाद फिर ये जो पेशेंट या फिर कोई इमरजेंसी पस्ती तो अंदर जो वार्ड बनाया गया है उसमें दाखिल होता है पेशेंट, उसमें ले जाया जाता है और स्ट्रेचर वगैरह सब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रखे हैं। और ये जो मेन वार्ड यहाँ पर बनाया गया है ये इस पे आप देख भी सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर निर्देश भी लिखे हुए हैं। निर्देश के बाद जब मरीज अगर कोई इस तरीके से आता है तो ये पूरा वार्ड बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं तमाम मशीनों से युक्त है। यहाँ पर हर एक चीज की सुविधा है। अगर व्यक्ति को सांस लेने की व्यवस्था जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन की तो पूरे वेल मेंटेन यहाँ पर वार्ड पूरा किया गया है और तमाम मशीनों से लैस है। अभी थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम अभी यहाँ पर आए थे, इस वार्ड को देखा, मेडिसिन से लगा के जो जांच के जो इक्विपमेंट हैं वो भी सारे आपको इस वार्ड में मौजूद मिलेंगे। तमाम जो विदेश में जिस तरीके से लोग जो खबरें आ रही हैं उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश में एक तरीके से सावधानियां बरतने के लिए आदेश दिए गए हैं। उसके बाद जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने आदेश दिया कि सभी अस्पतालों में एक बार देखा जाए। सीएमएस सर, एक बार आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से सर तैयारियां हैं और आज किस तरीके से डिप्टी सीएम भी आए थे और क्या किस तरीके से मॉक ड्रिल चलाई गई? कोविड के पेशेंट को मैनेज करने के लिए हमारे पास L1, L2, L3 तक की पूरी सुविधाएं हैं। ऑक्सीजन हम प्लांट लगा चुके हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। उसके इन एडिशन हमारे पास वेंटिलेटर सफिशिएंट अमाउंट में, कार्डियक मॉनिटर से लेके बाईपैप, सीपैप, HFNC ये सारी चीज़ें हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, हमारे स्टाफ ट्रेंड हैं, दवाएं हमारे पास पूरी है। पूरी सरकार की हमारे अस्पताल में नज़र है कि कोई भी कमी होती है वो तुरंत उसको पूरा किया जाता है। ये हमारी तैयारी है। सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत हुई थी, क्या इस बार भी कुछ? सेकेंड वेव में किल्लत नहीं हुई थी। सेकेंड वेव में ये था कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, अब जल्दी से दूसरा लॉट आए, जल्दी से तीसरा लॉट आए, और कुछ लोग पैनिक हो गए थे। वो लोग क्या कर रहे थे कि स्टोर करना चाह रहे थे कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो ये ऑक्सीजन हमारे काम में आएगा। तो वो एक लूप होल था। लेकिन हम लोगों के यहाँ पेशेंट के मैनेजमेंट में ऑक्सीजन क्राइसिस कहा जा रहा था, लेकिन ऑक्सीजन क्राइसिस हुई नहीं। उस बार हम बहुत ज़्यादा टिप ऑफ द टोज पे थे ऑक्सीजन मैनेज करने के लिए। इस बार हमारे पास ऑक्सीजन प्रोडक्शन ही हम खुद कर रहे हैं, तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगाने के और ले जाने की प्रॉब्लम खत्म हो गई। स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है कि उस तरीके से पैनिक क्रिएट ना हो? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपने देखा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर निरीक्षण किया उन्होंने,
और उन्होंने प्रेस वार्ता में ये कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। यही बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, यही बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और हम लोग भी सब लोगों को ये कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेना जरूरी है। शुक्रिया सर। तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है, जिसको सभी लोगों को करना चाहिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। विश्व स्तर पर बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए देश भर के तमाम अस्पतालों में कोविड रेस्पॉन्स मॉक ड्रिल की जा रही थी, और जिसके चलते अस्पतालों में कोविड की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आगरा, गोरखपुर, हरदोई, रायबरेली, उत्तरकाशी, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, सहारनपुर, तमाम जगहों से आई तस्वीरें हैं। और ये सिर्फ 8 तस्वीरें हैं, लेकिन तासीर सूबे की समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 403 विधानसभाएं हैं और उत्तराखंड के तमाम जिले हैं। हर जगह से इसी तरह की तस्वीर सामने आई है, क्योंकि आज देशव्यापी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जांचने का दिन था। मॉक ड्रिल की गई थी। देश में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के अलर्ट के बाद अब नैनीताल जिले में भी स्वास्थ्य महकमा सजग हो गया। नैनीताल जो कि पर्यटन स्थल है, और ऐसे में देश विदेशी सैलानी भी यहां पर पहुंचते हैं, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग को टेस्टिंग और सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर भागीरथी जोशी का साफ तौर पर कहना कि कोरोना के पहले और दूसरे वेव में लगभग सारी व्यवस्थाएं जिले में स्वास्थ्य महकमे के पास उपलब्ध हैं। अब केवल टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा बूस्टर डोज को लेकर के भी ज्यादातर कैंप लगाए जा रहे हैं। में अक्टूबर के महीने में हमारा 1.7 पॉजिटिविटी रेट था, और नवंबर में हमारा 1.6% था, और दिसंबर में फिर हमने टारगेटेड टेस्टिंग की थी, जो सिम्टम्स वाले केसेस थे उनकी की थी, तो हमारा 2.5% था दिसंबर में। और ओवरऑल जो पूरा जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से देखा जाए तो अभी तक हमारा 7.25% पॉजिटिविटी है। इसमें सेकेंड वेव भी इंक्लूड है और ओमिक्रॉन थर्ड वेव भी। स्टार्टिंग से ये रेशियो है। तो अभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या निर्देश है सभी जगहों के लिए, जिले में? थोड़ा सा सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश हैं, और सिम्टम्स जो भी जिनको भी सर्दी खांसी जुकाम है वो सारे मरीजों की। एनडीए क्वालिफाई करके उत्तर प्रदेश की पहली मुस्लिम पायलट बनने वाली सानिया मिर्जा से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करी। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी उनके साथ मौजूद रहे। दानिश आजाद अंसारी ने मुलाकात के बाद बताया कि सानिया मिर्जा हमारे अल्पसंख्यक समाज की गौरव हैं, और जिस तरीके से आज सार्थक दिशा में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए योगी सरकार प्रयासरत है, ये योगी सरकार की नीतियों का ही फल है कि आज एक आम परिवार में जन्मी सानिया अपने कठिन परिश्रम का उनको फल मिला है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सपा कार्यालय आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पोस्टर चिपक गए हैं। कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया है। ये पोस्टर सपा युवजन सभा के नेता संतोष सिंह ने लगाया। आपको बता दें कि राजभर ने अखिलेश यादव के खिलाफ की जा रही बयानबाजी को लेकर के ये पोस्टर सपा ने लगाया है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए किस तरीके से लिखा है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में आना आपका प्रतिबंधित है। तो सुल्तानपुर के अखंड नगर में महिला हक अधिकार महारैली का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें ओम प्रकाश राजभर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। कहा, इनसे हक की बात करिए तो बुरा है, इनके साथ लोडर बनकर रहिए तो अच्छी बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 बार की सरकार में अति पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। अति पिछड़ों को समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में क्या दिया? देखिए, 4 बार की सरकार में अति पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। नेपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, कंगार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, इन जातियों को समाजवादी पार्टी ने क्या दिया? जब इनसे हक की बात करिए तो बुरा है, इनके साथ लोडर बन के रहिए तो अच्छी बात है। हम अपने आज जैसे महिलाएं आई हैं, अपने हक के लिए निकल के आई हैं ना, घरों से महिलाओं को निकाल करके यहाँ तक पहुँचाना बड़ा टेढ़ी खीर है। तो समाजवादी पार्टी को चिढ़ इस बात की हो रही है कि आज जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख सैयद पठान को कितना सिपाही दरोगा बनाया, ये सवाल अगर देश में कोई कर सकता है समाजवादी पार्टी तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर। इस तो दूसरी तरफ 26 जनवरी को कांग्रेस की हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो जाएगी, जिसके तहत ब्लॉक, पंचायत और बूथ के स्तर पर लोगों से संपर्क साधा जाएगा। अभियान को क्रियान्वयन के मकसद से आज 26 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के हिसाब से
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। करीबन 2 महीने तक चलने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में राहुल गांधी का पत्र भी लोगों को सौंपा जाएगा, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का संदेश होगा। अमरीना ने अपना मुस्लिम धर्म त्याग दिया। यूपी के बिजनौर की रहने वाली अमरीना ने बरेली के अगस्त मुनि आश्रम मंदिर में धर्म परिवर्तन किया है। अमरीना अब राधिका बन गई हैं। अमरीना ने अपने जो उनके प्रेमी थे पप्पू कोरी से मंदिर में विवाह किया। पप्पू बरेली से सटे रामपुर के एक गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 26 दिसंबर को अगस्त मुनि आश्रम में दोनों का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह हुआ है। मैं अपनी रिश्तेदारी में नंबर लगा रहा था, तो मतलब रोल नंबर लग गया था, तो मतलब पहली बार बात हुई थी, तो इन्होंने मतलब कुछ कहा था, तो उस दिन से मैंने मतलब कॉल नहीं लगाई। दूसरे दिन लगाई, तो फिर बातचीत मतलब होती रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्तर पर सुशासन पुरस्कार देने की घोषणा करते हुए कहा कि अनुभागों से उच्च स्तर पर जो पत्रावलियां आती हैं, उन पर अधिकारी अपना मंतव्य अवश्य लिखें। पत्रावलियों को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए अपना नोट जोड़ें। सीएम ने यह भी कहा कि समीक्षा बैठकों के लिए मंथली कैलेंडर बनाने की दिशा में भी ध्यान दिया जाए। कार्यों को बेहतर और त्वरित संपादन के लिए अधिकारी आपसी तालमेल से काम करें। आज अनुभाग अधिकारी और अनुसचिव से लेकर अपर सचिव तक के स्तर के अधिकारियों की 2 अलग-अलग हम लोगों ने बैठकें करी हैं और उनके सबके सुझाव भी लिए हैं, कैसे उनकी अधिक से अधिक उपयुक्तता हो सकती है, कैसे वो शासन में पत्रावलियों को समय से उनका निस्तारण हो, उनका समाधान हो, उनका सरलीकरण हो, इन सब पर चर्चा हुई है। और बड़ी रुड़की में भारतीय किसान यूनियन बेदवी के दर्जनों कार्यकर्ता आज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राव मुशर्रफ के नेतृत्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह को अपना ज्ञापन सौंपा। राव मुशर्रफ ने कहा कि आजाद नगर चौक पर जाम लगने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब किसानों को इस लड़ाई को प्रमुखता से लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने उन्हें 3 दिन का आजाद नगर चौक खुलवाने का आश्वासन दिया है। रुड़की प्रशासन ने आज़ाद नगर चौक का तमाशा बना करके रख दिया है। एसपी देहात साहब ने हमें 1 हफ्ते का समय दिया था कि 1 हफ्ते में मैं कार्रवाई करूंगा और चौक को खुलवा दूंगा, और 1 दिन के लिए चौक खुल भी गया था। लेकिन किन्हीं कारणों से पॉलिटिकल प्रेशर, मैं तो इसको मानूंगा कि दोबारा से फिर चौक को बंद कर दिया। आज इसी बात को लेकर के हम दोबारा से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के पास गए थे ज्ञापन देने के लिए, चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना अलर्ट को देखते हुए उत्तराखंड के अलग अलग अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जहां पर स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने देहरादून के कोरोनेशन हॉस्पिटल में चल रहे मॉक ड्रिल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के साथ ही धरातल पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे कोरोना केसेस में इजाफा न हो। देखिए, भारत सरकार द्वारा ये कोविड प्रिपेयर्डनेस के दृष्टिगत आज मॉक ड्रिल हेतु निर्देश दिए गए थे समस्त स्टेट्स को, और आज स्टेट की ओर से हम लोग सभी एक किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीएचसी सीएचसी में पूरे हमारे जो स्टेट की मेडिकल डिपार्टमेंट की जो मशीनरी है वो जाएगी और कॉन्सेंट्रेटर्स, पीएसए प्लांट्स, सिलेंडर्स, इनकी जो तैयारी है ये चेक करेगी। देश में कोविड की दस्तक होने के साथ ही उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के तमाम जिला चिकित्सालयों, सीएचसी, पीएचसी में मॉक ड्रिल की जा रही है। तो राजधानी देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में खुद स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार पहुंचे हैं, तमाम व्यवस्थाओं को जांचा है। सर, किस तरह से हमारी तैयारी है और क्या कुछ आपने यहाँ पर निरीक्षण में पाया? देखिए, भारत सरकार द्वारा मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए थे, तो इसी क्रम में आज मेरे द्वारा कोरोनेशन हॉस्पिटल में जो पीएसए प्लांट है, सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर्स का जायजा लिया गया था और सब अभी फिलहाल फंक्शनल पाए गए। पूरी हमारी जितनी भी मेडिकल टीम्स हैं पूरे स्टेट में लगभग 700 ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहां पे हमने सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर और पीएसए प्लांट्स हमने एस्टैब्लिश किए हैं। उनका निरीक्षण किया जा रहा है और शाम तक रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। सर, कोविड को लेकर जो मेडिसिन है उसकी क्या व्यवस्था है, क्योंकि डिमांड की गई है केंद्र से, कब तक हम बूस्टर डोज उपलब्ध हो पाएगी? देखिए, भारत सरकार से 22 दिसंबर को मेरे द्वारा पत्र भेज के रिक्वेस्ट कर लिया गया 3 लाख डोसेस, और कल भी मैंने थोड़ा और डोसेस भी रिक्वेस्ट किया है भारत सरकार से, लगभग 5 लाख डोसेस।
तो ये जल्द से जल्द हमें मिल जाएगा। फिलहाल हमें 50,000 डोसेस हरियाणा से मिल रहा है कोवैक्सीन का, और कोविशील्ड भी हमने रिक्वेस्ट किया है, जल्द से जल्द वो मिल जाएगा। सर लास्ट सवाल, 31st भी आ रही है, बड़ा सेलिब्रेशन होगा, उत्तराखंड में खासी संख्या में पर्यटक आते हैं, उनको लेकर क्या अवेयरनेस यहाँ पर? देखिए अभी हम लोगों ने SOPs जारी किए हैं। मैं आपके सभी जो आपके चैनल देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि SOPs का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार की अफवाह में ना आए, ना कोई भी अफवाह फैलाएं, और किसी को कोविड लाइक सिम्टम्स या फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना परीक्षण करा लें। फिर डॉक्टर आर राजेश कुमार स्वास्थ्य सचिव जिन्होंने मॉक ड्रिल तक करवाई है तो साथ ही खुद से निरीक्षण भी किया, और साफ तौर पर उनका कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह में ना आए, और जो भी तैयारियां हैं उत्तराखंड सरकार की वो व्यवस्थित हैं। केंद्र से डिमांड कर दी गई है बूस्टर डोजेस को लेकर, और जल्द ही उत्तराखंड में बूस्टर डोजेस को लेकर एक महा कैंपेन चलाया जाएगा। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। तो वहीं जोशीमठ में भूधसाव बढ़ने से 1 साल के अंदर 500 से ज्यादा मकानों में दरारें आ गईं, जिससे स्थानीय निवासी जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से होकर गुजरने वाली NTPC की निर्माणाधीन परियोजना को जिम्मेदार मान रहे हैं। तो वहीं प्रशासन ने भूगर्भीय सर्वेक्षण करते हुए इसके कारण जानने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अब पीयूष रौतेला ने भी जोशीमठ में हो रहे इस भूधसाव पर बयान दिया और कहा, जोशीमठ जिस तरीके से बसा है वहां चट्टानों की जगह मिट्टी वाला क्षेत्र है, और अक्सर तेज बारिश की वजह से मिट्टी के साथ साथ क्ले और सिल्ट जैसे मुख्य तत्व भी पानी के साथ बह जाते हैं, जो इस तरह के भूधसाव का कारण बनता है। उत्तराखंड में या पहाड़ों पे ज़्यादातर हैबिटेशंस हैं वो पुराने लैंडस्लाइड पे या केवल मिट्टी के ऊपर बसे हुए हैं, ठोस चट्टानों के ऊपर कम है। इसी तरह जोशीमठ भी इसी तरह का स्थान है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूज डेब्री के ऊपर वो बसा हुआ है, और ऐसे स्थानों पर कई बार क्या होता है कि पानी का रिसाव अगर ज़मीन के अंदर ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो क्ले के हो सकते हैं, सिल्ट हो सकती है, वो पानी के साथ बह जाते हैं, और बीच में जो जगह उसकी वजह से बचती है जिसको फाइन